सो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से आप सबका अवंती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग का मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर है 7। तो दिस इज मैथमेटिकल टूल्स लेक्चर नंबर 7 एंड दिस वन इज द लास्ट। आज हमारा आखिरी लेक्चर है। अगर हम लोग इससे पहले के अगर टॉपिक्स को रिवाइज कर लें, थोड़ा सा एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? साइन, टेन, कॉस, कॉसेक, सेक, इन सब का फॉर्मूला है ना। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। एंगल को कैसे मेजर करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो दिस इज द ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक। वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन करके उसको याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन देखा था। बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने क्या देखा था कि अगर उसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म था बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसमें हमने क्या देखा था कि अगर 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर एन वेयर एन इज इक्वल टू एनीथिंग, अगर इस फॉर्म में हो तो आपका एक्सपेंशन कैसे होता था? 1 प्लस माइनस एन एक्स प्लस माइनस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर 2 प्लस सो ऑन। तो इसको हम लोग बोलते थे बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, इसका यूज आपको बहुत आने वाला है फिजिक्स में, तो ये आपको याद होनी चाहिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? थर्ड, वो था लोगारिथम। लोगारिथम जहां पर हम लोगों ने लॉग के फंक्शन के बारे में पढ़ा था। लॉग क्यों इस्तेमाल करते हैं वो भी समझा था। बिकॉज अगर कोई भी कांस्टेंट है उसके पावर में एक्स है, मतलब कांस्टेंट टर्म बेस में होना चाहिए और पावर में वेरिएबल होना चाहिए। इन दैट केस हम लोग क्या करते थे? लॉगरिथम, लॉग का इस्तेमाल करते थे। जहां पर लॉग और एन मैंने बताया था कि लॉग बेस 10 पावर समथिंग, और लॉग अगर बेस ई हो जाए तो इसको हम लोग बोल देते हैं ln। तो ये दोनों सेम चीज है। तो ये हम लोगों ने लॉग में देखा था। एंड देन नेक्स्ट में हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन। दैट द फोर्थ टॉपिक वाज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हम लोग एप्लीकेशन देखे थे कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां डिफरेंशिएशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। कुछ उसके फॉर्मूले थे जो मैंने आपको लिखवाए हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला है लाइक एक्स रेज टू पावर एन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फार्मूला। तो ये सब फार्मूला मैंने आपको बताया था। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था एंड दैट वाज द टॉपिक नंबर 5। सो इंटीग्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इंटीग्रेशन वास्ट टॉपिक है। मैथ्स के स्टूडेंट जो जेईई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या मैथ्स पढ़ने वाले हैं, उनको इंटीग्रेशन और भी डिटेल में मिलेगा। हम लोग इंटीग्रेशन का ओनली बेसिक पढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि इंटीग्रेशन बीच में छोड़ दिया गया, वो आपको मैथ्स में पढ़ना है। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, जितना से आपको फिजिक्स समझ में आ जाए, है ना। तो हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, कुछ बेसिक फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा था। आज के लेक्चर हम लोग उसको आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ आपको 3 फार्मूले बताए थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट लिख लीजिए फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको फॉर्मूला आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। जो डिफरेंशिएशन था ना, उसी को आप याद करिए, उसके रिवर्स कर दीजिएगा, आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। लाइक
अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, तो इधर मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। तो ये फटाफट लिखते जाएंगे अपन लोग। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस ऑफ साइन एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, या तो माइनस यहां लगा लो, माइनस यहां लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विल बी tan एक्स। ओके, दोस्त हु आर न्यू, उनके लिए एक बार ये आपके लिए फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, है ना, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। सो इससे पहले जो हमने बताया था डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, वो सेम फॉर्मूला मैं यहां पर लिखते जा रहा हूं, करस्पॉन्डिंग आपका इंटीग्रेशन का भी हो जाएगा। सो द बोथ टॉपिक विल बी कवर्ड। ठीक है, tan एक्स हो गया। cot एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो सिमिलरली यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। मैं फिर से बता रहा हूं। सो किसी एक को आप याद रखिए, ये आसान है, तो करस्पॉन्डिंग आप इसको उल्टा करके याद कर सकते हो, जरूरी नहीं है दोनों आप याद करके बैठेंगे। ओके, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता था सेक एक्स इंटू tan एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, दूसरा कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सब के सब फॉर्मूला है, यू कैन डेराइव ऑल्सो, बट यू हैव टू लर्न इट एज इट इज। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू हो जाता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स। These are few formula of trigonometric functions. So ये आपको याद होनी चाहिए, अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये फॉर्मूला हो गया, आई होप कि लिख चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और दो तीन फॉर्मूला है जहां पर आपका ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें है, सपोज दैट अगर आपको इंटीग्रेशन दिया है कुछ इस फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स इंटू जी टी एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया? कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि एक्स पर डिपेंड करता होगा। लाइकवाइज अगर मैं बोलूं कि v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो v है वो x और x पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? v ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, पर ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनिंग है। यहां से हमें पता चल जाता है कि आपका वेरिएबल फंक्शन क्या होने वाला है, मतलब वेरिएबल टर्म क्या है।
यही मैंने लिखा है कि कोई अगर आपका फंक्शन है जो एक्स पर डिपेंडेंट है और एक दूसरा फंक्शन है जो कि दूसरा भी एक्स पर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से डिवाइड में है, तो एक कंडीशन यहां पर आता है, इफ डी ऑफ g ऑफ x डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ x हो। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में हो, सिंपल वर्ड में यही बोले, हिंदी में लिख सकते हो, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो, तब क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपल ln ऑफ जी ऑफ एक्स। कुछ भी हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है, जो डिनोमिनेटर है उसका लॉग फॉर्म में आप लिख लीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, ये फॉर्मूला भी है, एग्जाम्पल भी है। मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है a डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, और ये हो जाएगा dx, है ना। अब ये जो आपको न्यूमरेटर में दिया गया है और ये जो डिनोमिनेटर में दिया गया है, इसको हम लोग पहले चेक आउट कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द ए। अगर y इक्वल टू इतना मान लेते हैं, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ऐसे हो गया बिकॉज ए कांस्टेंट है और एक्स रेज टू पावर क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है, प्लस बी और एक्स के पावर कुछ भी नहीं तो क्या है, 0 है ना। सो डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है, जो पावर है उसको पहले लिख दीजिए और एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 कर दीजिए, यही होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, फॉर न्यू स्टूडेंट्स आप यहां पर ध्यान देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n का होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, है ना। सो इसी टर्म को इस्तेमाल करते हुए यहां पर एक्स रेज टू पावर कितना है, 1 है, इसका मतलब n की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है कांस्टेंट का, एक्स रेज टू पावर 1 का हो जाएगा, n की जगह लिख देंगे 1, एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1, प्लस b कांस्टेंट है, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, एक्स रेज टू पावर 0 मतलब ये 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 माइनस 1। अगर ध्यान से देखिएगा b इंटू 0 तो ये टोटल टर्म हो जाएगा 0, और यहां से आ जाएगा a इंटू 1 a हो गया, और एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1 मतलब एक्स रेज टू पावर 0। सो किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 के बराबर a। सो इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख दिया, जो ओल्ड वन है उनको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। अब जो हमने फॉर्मूला लिखवाया है उस फॉर्मूले को देखिए कि क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, यस इट इज रिटन एज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा डायरेक्ट आप लिख सकते हो ln ए एक्स प्लस बी, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपके बहुत ही लार्ज जो आपके कैलकुलेशन होते हैं उसको ये बचा लेता है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
ओके आनंद, फिर से बताता हूं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ना, फिर से क्या नया एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से यहां पर आपको दिया गया है 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स। ये आपको एक एग्जांपल दिया गया है, नोमिनेटर में है 2x, डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब बेसिकली हम लोग जितना भी अभी तक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े थे बिफोर दिस वन, वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। अभी ये क्या हो गया, दो फंक्शन डिवाइड में हो गए, मतलब एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया। तो इसके लिए मैंने क्या बताया कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके चेक करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके चेक करो कि क्या न्यूमरेटर में वही वैल्यू आता है क्या। तो चेक करते हैं। लेट से डिनोमिनेटर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। ओके, वेरी गुड, आंसर बताया। सो अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड बाई डीएक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस और 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। फॉर न्यू स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये पावर 2 है तो 2 को मैंने क्या किया, पावर में पहले मल्टीप्लाई किया 2 को, एंड देन x रेज टू पावर 2 माइनस 1 किया, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो उसको डायरेक्टली लिख दिया 2x, 3 कांस्टेंट है तो इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। क्या ये 2x का वैल्यू ही ऊपर लिखा हुआ है, यस, इट मीन्स कि हम लोग ये जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, हाँ अमृत रिपीट ही कर रहा हूं, क्या डिफरेंशिएशन रिपीट करने को बोल रहे हो, देखो अगर डिफरेंशिएशन बोल रहे हो तो मैं फिर से बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, एक्स के पावर क्या है, 2 है ना। तो मैंने अभी बताया था कि अगर एक्स रेज टू पावर n है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहां पर n का वैल्यू कितना है, 2, तो यहां पर क्या लिख देंगे, n की जगह 2 और एक्स रेज टू पावर n की जगह 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 एक्स रेज टू पावर 1, एक्स रेज टू पावर 1 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x। तो ये डिफरेंशिएशन। अच्छा, फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, बोले तो न्यूमरेटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ln एक्स स्क्वायर प्लस 3, ln एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। वैल्यू आ जा रहा है अगर सेम हो तो, एक मिनट, ठीक है। नीतीश बोल रहे सर डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू आ जा रहा है, अगर सेम वैल्यू नहीं आए तो वो कैसे होगा, ओके ठीक है। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में सेम ना हो तो ओके ठीक है। ओके, पहले ये तो कर लो भाई, पहले ये तो क्लियर हो गया ना, ये डिफरेंशिएट करने पर, हाँ अगर मैं मैसेज पढ़ने लगता हूं तो वीडियो थोड़ा देर के लिए पॉज हो जाता है ना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना कि अगर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर में होगा, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन वी विल प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। ओके प्राची, थैंक यू नीतीश। चलिए नेक्स्ट, क्या होगा अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर ना आए तो, उस केस में इंटीग्रेशन को दो तरीके से सॉल्व किया जाता है ना। सो इफ, चलिए अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में ना हो, न्यूमरेटर में ना हो, हिंदी में लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये हिंदी मीडियम हो गया, अपने को समझने से मतलब है। नोट्स हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमें समझ में आए, अंग्रेजी में लिखे या उर्दू में लिखे फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट इफ द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इन ए न्यूमरेटर, देन
integration will be divided, integration will be solved by following methods, solved by following methods। पहला मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस तरह का मेथड में आप लोग याद करो, फिफ्थ सिक्स्थ में अगर आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हम लोग इस तरह का मेथड इस्तेमाल करते थे, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, उसी को तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सेम मेथड यहां पर भी है, इसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो ये दोनों के बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, बिकॉज अभी आप उसके यूज टू नहीं हो, ये बहुत थोड़ा टफ लेवल चला जाता है। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो चलिए देखते हैं क्या है। मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन दिया गया कुछ इस तरह, a डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स 1 प्लस एक्स। चलिए ठीक है, देखते हैं अगर कुछ गड़बड़ होगा तो क्वेश्चन चेंज कर देंगे। मान लीजिए कुछ आपका इस फॉर्म में है, इसका मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं हो रहा है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जिसको डिफरेंशिएट करने पर ये ऊपर वाला टर्म a dx के बराबर आ जाए, है ना। या a ना भी आए तो dx को रिप्लेस कर सकते हैं। सो इसको सॉल्व करेंगे ऐसा, मान लेते हैं x इज इक्वल टू आपका कुछ वैल्यू है tan थीटा। सो dx इज इक्वल टू हो जाएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब ये dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये जरूरी नहीं है कि सबको समझ में आया, मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर ना समझ में आए तो भूल जाना दूसरा सपना समझ के, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं जस्ट फॉर आपको इंफॉर्मेशन में बता रहा हूं कि ये भी एक इंटीग्रेशन होता है, जो आप जो मैथ्स वाले हो वो आगे पढ़ोगे, जो नीट और बायोलॉजी वाले हैं उनको भी जरूरत पड़ेगा, पर अभी नहीं, जब ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ेंगे तब। ठीक है, सो x के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, tan थीटा, और dx के जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिख देंगे, a dx, dx के जगह क्या लिख दें, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स के जगह क्या लिख देंगे, tan थीटा, tan थीटा नहीं, यहां पर a tan थीटा लेना पड़ेगा। सो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा, तब जाकर के आएगा a tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सो dx की जगह भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, a सेक स्क्वायर डी थीटा। सो यहां पर एक और a टर्म आ जाएगा a। सो इंटीग्रेशन हो जाएगा a स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस ए tan स्क्वायर थीटा, यहां पर भी ए स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कुछ ना कुछ फॉर्म में आ रहा है। अगर यहां पर ए स्क्वायर होता तो इसको कॉमन ले सकते थे, अगर यहां पर ए स्क्वायर होता तो इसको कॉमन ले सकते थे, मतलब जो हमने एज्यूम किया था उस क्वेश्चन के हिसाब से गलत एजम्पशन किया है, मतलब हम लोग यहां पर ए tan थीटा नहीं ले सकते थे क्योंकि ये फॉर्मूले में सेट नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है थोड़ा सा टफ मेथड है, आपको हीट एंड ट्रायल मेथड करते रहना पड़ता है कि कौन सा वैल्यू पुट करें कि हमारा ऊपर वाले के साथ मैच कर जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए यहां पर ए स्क्वायर होता, अगर होता तो यहां पर ए स्क्वायर हो जाता, सही है, यहां पर भी ए स्क्वायर हो जाता, तो हम लोग क्या करते इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉमन लेके लिख सकते थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, सो ये भी कैंसिल आउट हो जाता। सो इंटीग्रेशन ऑफ बच जाता डी थीटा, जिसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा थीटा के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या आ जाएगा थीटा के बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू, यहां से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकते थे, थीटा इज इक्वल टू लिख सकते थे tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाई ए, यही हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब तुम सोच सकते हो कि मैं आपको क्यों नहीं बताने वाला हूं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आप जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, जैसे जैसे आपको माइंड और डेवलप होगा तो फिर आप समझ जाओगे कि इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड या इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है। सो यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, इंटीग्रेशन और मैथमेटिकल टूल्स बोथ, पूरा। तो छोटा सा लेक्चर था, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं था। अब इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हो जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर। तो बताइए मैथमेटिकल टूल्स में अगर किसी को डाउट हो, कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट छोड़ दीजिए अभी, बाद में आप जब जैसे जैसे डेवलप करोगे आपको ये सब चीजें समझ में आएगी, आपके अभी के लेवल के लिए ये थोड़ा सा टफ जाएगा। सो आई होप कि मैथमेटिकल टूल्स सबको क्लियर है। सुप्रिया शेखर, नो डाउट, थैंक यू। जो लोग नए हैं आप लोग यूट्यूब वीडियो आप लोग देखिए, यूट्यूब पर आप लोगों को पता है कि सारे वीडियोस अपलोड होते हैं, तो आप यूट्यूब पर देखिए वीडियोस को। अगर कोई वहां पर डाउट है, जो भी न्यू स्टूडेंट है, अगर कोई डाउट होता है तो मैथमेटिकल टूल्स आप लोग क्लियर करिए, बिकॉज मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर मैथमेटिक्स ही क्लियर नहीं होता है तो फिजिक्स तो बहुत टफ जाने वाला है। तो मैथमेटिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर से बता दूंगा। सो आई होप कि सबको क्लियर है ये। रवि राज, यूट्यूब चैनल विल बी सेंड टू योर ग्रुप, तो आपको जो आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर सर सेंड कर देंगे या मैं भी सेंड कर दूंगा। लेक्चर 1 ऑफ फिजिक्स एक्चुअली वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मैं अलग से शायद रिकॉर्ड करके या आपका एक क्लास लगा करके रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा। लेक्चर 1 रिकॉर्ड नहीं हुआ था। चलिए, सो आई थिंक फाइन, ऑल क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, है ना। सो इसके बाद वेक्टर भी हम लोग पढ़ सकते हैं या यूनिट एंड डायमेंशन भी पढ़ सकते थे। तो वेक्टर चूंकि कंटिन्यूअस मैथ हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा ब्रेन को रिलैक्स देते हैं, एक इजी टॉपिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ये आपका इंट्रोडक्टरी क्लास होगा यूनिट एंड डायमेंशन का। बहुत ज्यादा मैं आपको डिटेल में बताने वाला भी नहीं हूं, बट हाँ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कुछ डिफिनेशंस, कुछ फॉर्मूला, अगर जरूरत पड़ा तो मैं आपको बताऊंगा यूनिट एंड डायमेंशन का, ठीक है। देखिए
इस चैप्टर का मैं अगर आपको सिग्निफिकेंस बताऊं कि ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो फॉर जेईई स्टूडेंट्स यूनिट एंड डायमेंशन से एवरी ईयर ऑन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इट मींस ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, और 12 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब जेईई के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। 12 मार्क्स होते हैं, और पढ़ना कितना होता है, इतना सा मार्क्स मिलता है, इतना सा। तो ये चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से समझना इस चैप्टर को। दूसरा चीज, यूनिट एंड डायमेंशन, ये चैप्टर आज ही खत्म नहीं होने वाला। मतलब एक बार अगर मैं बोल दूं कि यूनिट एंड डायमेंशन आपका खत्म हो गया, इसका मतलब खत्म नहीं हो गया, आपके कंसेप्ट खत्म हो गए। यूनिट एंड डायमेंशन आपको टिल द 12th इन, जब तक आप 12वीं खत्म नहीं करते हो तब तक आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि हर चैप्टर में आपको नया टर्म्स मिलेंगे, कुछ नया डिफरेंसेस मिलेगा, उसका एक नया यूनिट मिलेगा, है ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन आपको पढ़ते रहना है। जो रूल्स है वो मैं आपको बता दूंगा, जो रूल्स आपको इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चंस आते हैं या जिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा चुके हैं। फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, है ना। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें कंसेप्ट बहुत बड़े बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है। चैप्टर छोटा है, बस सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि एररलेस आप लोग इस्तेमाल करिए। एररलेस प्लीज आप लोग एररलेस डाउनलोड कर लीजिए, अगर डाउनलोड कर सकते हो तो, अदरवाइज मैं ग्रुप में भी आपको सेंड कर दूंगा एररलेस का। तो एररलेस आप लोग सॉल्व करिए, उसमें क्वेश्चंस बहुत दिए हुए, बहुत अच्छे अच्छे भी क्वेश्चंस हैं, है ना। तो वहां से भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। साथ में मैं आप लोगों को डीपीपी भी सेंड करते रहूंगा, सो दैट कि आप लोग सॉल्व करते रहो इसको। चलिए यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। यूनिट और डायमेंशन दो अलग अलग चीजें। देखिए, अगर हमें फिजिक्स को समझना है तो उसके लिए आपको मेजरमेंट जरूरी है। जब तक मेजरमेंट नहीं होगा तब तक फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल होता है। आप चीजों को मेजर करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, कंपेयर करते हो, फिर जो आप प्रेडिक्शन किए होते हो, जो आप लॉज को प्रेडिक्ट करते हो, वो आप लोग कंपेयर करते हो कि जो मैंने प्रेडिक्शन किया था वो सही है या नहीं है ना। और ये हम लोग प्रेडिक्शन कंपेयर तभी कर सकते हैं जब आप मेजर कर सकते हो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मेजर करने जाओगे, है ना, तो उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला कि apparatus, आप किस चीज से मेजर करने जा रहे हो। लाइक अगर आपको लेंथ मेजर करना है तो आप टेप से भी मेजर कर सकते हो, स्केल से भी मेजर कर सकते हो, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मेथड है, पैरेलल मेथड है जिससे कि आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, है ना। तो लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर। तो पहला तो हो गया इंस्ट्रूमेंट। दूसरा हो गया कि आपके पास यूनिट होनी चाहिए कि आप जो मेजर कर रहे हो वो कौन से यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे हो, मतलब कौन से बेसिस पर आप कंपेयर कर रहे हो। यूनिट की हमें जरूरत भी क्यों पड़ती है ना। वो जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट है जो बहुत बड़ा है और बहुत छोटा है। कैन यू इमेजिन कि हम लोग 10⁻³ से लेकर के 10⁻53 जो मिनिमम डायमेंशन है 10⁻34, जो मैक्सिमम डायमेंशन है 10⁻53, इस रेंज तक का हम लोग इमेजिन कर चुके हैं। शायद अभी तक मेजर नहीं किया है, पर हाँ इमेजिन कर चुके हैं। 10⁻34 दैट इज नोन एज द प्लैंक्स टाइम। प्लैंक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स को जन्म दिया, जिन्होंने क्वांटम टर्म को इस्तेमाल किया था, पहली बार क्वांटा इस्तेमाल किया था वर्ड। तो ये प्लैंक उनका नाम है। 10⁻53 दिस इज द मास ऑफ यूनिवर्स, मास ऑफ यूनिवर्स और साइज ऑफ यूनिवर्स। तो इस रेंज का हम लोग मेजरमेंट करते हैं, है ना। सो इतने बड़े बड़े मेजरमेंट को, इतने बड़े बड़े टर्म्स को, अच्छा ये देखने में बहुत ही छोटा लगता है ना 10⁻⁻34। जरा एक को 1 लाख से डिवाइड करके देखो तो पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में कितना वैल्यू।
सो इतने बड़े बड़े मेजरमेंट को अगर हमें डिनोट करना है, कंपेयर करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक यूनिट टर्म बनाया, यूनिट बनाया हर एक चीज के लिए अलग अलग। ओके, सो यहां से हमारे पास सबसे पहला चीज निकल करके क्या आता है, तो जिस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं वो चीज क्या है। बेसिकली हमारे दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, लाइक जो भी हमारा इमोशंस है, मतलब हंसी, खुशी, गम, इन सब चीजों को मेजर नहीं कर सकते, बट स्टिल इट हैपेंस इन वर्ल्ड। ये भी एक फेनोमेना है, हंसना, रोना, गाना, ये सब भी एक क्या है, फिजिकल फेनोमेना नहीं है, बट हाँ नेचुरल फेनोमेना जरूर है। पर इन चीज को अभी तक हम लोग मेजर नहीं कर पाए, टिल डेट अभी तक मेजर हम लोग नहीं कर पाए, है ना। तो जो चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं, जो चीजों को मेजर नहीं कर सकते उसको हम लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं। जो चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला टर्म यहां पर इस चैप्टर में जो मैं आपको बताऊंगा वो है फिजिकल क्वांटिटी। सब कुछ स्टार्ट होता है यही से। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? सो नोट इट डाउन, फिजिकल क्वांटिटी डिफिनेशन आप इसका लिख लीजिए। those physical property those physical property which can be measured, which can be measured those physical property which can be measured and who explains natural phenomena, natural phenomenon are called फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें दो चीजें इस्तेमाल हो गई, एक तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो जो कि मेजर किया जा सके और जो एक्सप्लेन करता है नेचुरल फिनोमिनन को, मतलब वो नेचुरल फिनोमिना के बारे में आपको बताता है ना। जैसे फोर्स है, तो फोर्स क्या करता है, फोर्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। फोर्स के कारण बहुत सारे नेचुरल एक्टिविटी होती है, पुश और पुल, किसी चीज को धक्का देना, किसी चीज को खींचना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी करेंगे। तो इसका एग्जांपल में लिख लीजिए, ये सब फटाफट आप लोग क्लियर करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको हम लोग एग्जांपल बोलेंगे फोर्स, है ना। और क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बस यही हो गया। तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन है, लिख लो, बहुत ज्यादा काम का नहीं है, आपको पूछा नहीं जाएगा, पर इंफॉर्मेशन के लिए या आपके नोट्स को अच्छा बनाने के लिए ठीक है, तो लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा पढ़ चुके हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर आपको बहुत और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, तो वो मैं आपको बताऊंगा इस क्लास के बाद। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आगे जाओगे तो इसको एक और पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं टेंसर, जो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। सो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब ओनली मैग्नीट्यूड,
ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस वेक्टर लॉ, इन तीनों चीज का होना जरूरी है। वेक्टर लॉ, इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, है ना। चलिए, ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट है यूनिट। यूनिट किसको बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी में हमें डिफिनेशन में मिल गया कि विच कैन बी मेजर। इसका मतलब जब आप किसी चीज को मेजर करोगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जब आप मेजर करोगे तो उसको कंपेयर करोगे, जब कंपेयर करोगे वहां पर आपको जरूरत पड़ता है यूनिट का। सो यूनिट का डेफिनेशन कुछ खास नहीं है पर लिख सकते हो। यूनिट इज इट कैन बी डिफाइंड एज it can be defined as a standardized, या बोल सकते हो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी it can be defined as a standard quantity of a physical physical property which is used as suffix to quantify used as suffix to quantify the measurement of a physical quantity। सो यूनिट क्या होता है? बेसिकली इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि ये फिक्स्ड वैल्यू है और ये पहले से नहीं है, ये हम लोगों ने इसको एक फिक्स बनाया है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू उसको एस्टिमेट किया है और ये दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग मिल करके एक स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं मानक, वो वैल्यू फिक्स करते हैं और फिर उसी से हम लोग सारा यूनिट बनाते हैं, है ना। यूनिट आज नहीं बना है, यूनिट बहुत पहले से बन रहा है, बहुत पहले के लोग ही यूनिट इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब कुछ स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ गया है, सो एक्यूरेसी बढ़ गई है, प्रिसीजन बढ़ गया है, इसलिए अब यूनिट ज्यादा यूज में आने लगा है, या बोल सकते हो कि अब थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है। तो दिस इज द यूनिट। यूनिट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सा होगा? फंडामेंटल यूनिट, तो आप लिख लीजिए यूनिट कैन बी डिवाइड, 2 नहीं 3 लिखिए। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स दैट आर फंडामेंटल यूनिट, दूसरा हो जाता है डिराइव्ड यूनिट, एंड तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट। सो सप्लीमेंट्री जस्ट लाइक फंडामेंटल, ठीक है। सो व्हाट इज द फर्स्ट वन? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट का मतलब हो जाता है, फंडामेंटल मतलब बेसिक, ऐसा यूनिट जो किसी से डिराइव न किया गया या दोज
unit which are independent to other units. Those units which are independent from other unit are called fundamental unit. जो यूनिट दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। मतलब इस यूनिट में और कोई यूनिट नहीं होगा। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के 7 यूनिट को फंडामेंटल का नाम दे दिया। तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। वो 7 यूनिट का मैं आपको नाम लिखता हूं, साथ में उसका यूनिट भी लिखता हूं। तो फर्स्ट वन इज, यहां पर लिख दूंगा ऐसा, फिजिकल क्वांटिटी। दिस विल बी योर फिजिकल क्वांटिटी। हियर इट इज यूनिट। ये भी कौन सा यूनिट होगा? एसआई यूनिट, ये बताते हैं या पता होगा पहले से भी, एसआई यूनिट। और यहां पर लिख लीजिए डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है ये भी बताएंगे, पर फिलहाल लिख लीजिए। सो पहला हो जाएगा लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, स्मॉल एल। और डायमेंशन क्या हो जाएगा? कैपिटल एल। याद रखिएगा, मैक्सिमम डायमेंशन जो होता है वो उसके फिजिकल क्वांटिटी का फर्स्ट लेटर का कैपिटल फॉर्म होता है। सो हियर इट इज लेंथ, तो ये हो गया कैपिटल एल। दूसरा हो जाएगा मास, और मास का हो गया इसका यूनिट किलोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है केजी, और इसका डायमेंशन होता है कैपिटल एम। थर्ड हो गया टाइम, समय, काल, इसका यूनिट होता है सेकेंड, डिनोट करता है एस से। और इसका डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल टी। टी फॉर टाइम, सो डायमेंशन भी टी। फोर्थ करंट, करंट हो गया। करंट का होता है एम्पियर, कैपिटल ए। अलग अलग बुक में इसके अलग अलग डायमेंशन दिए गए। किसी ने बोला आई, किसी ने बोला ए, तो बोथ आर करेक्ट, आई और ए। फिफ्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर एसआई यूनिट केल्विन, ना कि डिग्री सेल्सियस। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं, केल्विन होता है। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टाइम का स्मॉल टी होगा, नहीं तो टाइम का स्मॉल टी नहीं होता है, कैपिटल टी ही होता है। ठीक है। सो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन इज इक्वल टू हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो दैट विल बी द स्टैंडर्ड वैल्यू केल्विन के। और इसको किसी बुक में के या कैपिटल के या थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। बोथ आर करेक्ट। कोई थीटा बोलता है, कोई के लिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम लोग इनिशियल नहीं लेते हैं, बिकॉज टाइम में टी पहले ही ले चुके हैं, है ना। सिक्स्थ
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल या बोल। मोल को मोल ही लिखा जाता है, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। और इसका डायमेंशन होता है स्मॉल एम ओ एल, मोल, है ना। एंड 7 लास्ट वन, जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लुमिनस इंटेंसिटी, वो भी सही है। इसको लिखेंगे कैंडेला से, शॉर्ट फॉर्म होता है सीडी, इसका डायमेंशन भी होता है सीडी, स्मॉल सीडी। लुमिनस मतलब होता है लाइट का चमकना, कैंडेला। तो ये हो गए हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट, जिसमें से ये आपको काम में नहीं आने वाला है, ये बस यूं ही है आपके इंफॉर्मेशन के लिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, करेंट, टाइम, मास एंड लेंथ, ये सब के सब काम में आने वाले हैं। जिनमें से ये जो 3 डायमेंशन है, ये आपको 11th में नहीं मिलेगा, सॉरी, ये 11th में मिलेगा। इसके बाद वाले टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, ये भी 11th में मिलेगा। करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस शायद अभी 11th में आपको नहीं मिलेगा। सो इन तीनों को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल यूनिट, मैकेनिकल यूनिट, जो कि आपको मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है ना। तो जो भी आपको डायमेंशन होगा वो मैक्सिमम आपको लेंथ, मास एंड टाइम के फॉर्म में ही लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल यूनिट। दीज आर 7। ये आपको यूनिट के साथ साथ इसके डायमेंशन भी याद होने चाहिए। इसके बाद आता है डेराइव्ड यूनिट। सो डेराइव्ड यूनिट अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टाइम हो चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग डेराइव्ड यूनिट का डेफिनेशन और डेराइव्ड यूनिट कैसे लिखते हैं, एसआई यूनिट कैसे लिखते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट भी पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या क्या होता है, एमकेएस, सीजीएस, एफटीएस एंड एसआई यूनिट। सो इसके बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन, एसआई यूनिट किसको बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम कैसे लिखते हैं। ओके अनुभव, पहले का जो भी यूट्यूब पर लिंक होगा मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। या अवंती क्रैक, ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, अवंती क्रैक। अगर आप इस चैनल पर जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बिल्कुल प्रियांक, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, सबको मिल जाएगा, है ना। चलिए, सो टिल देन डीपीपी 2 तक हो चुका है। मैं आपको और भी डीपीपी में, ओके अनुभव, थैंक्स। चलिए, तो डीपीपी 2 तक हो चुका है। मैं आपको और भी डीपीपी सेंड करने वाला हूँ रिलेटेड टू मैथमेटिकल टूल्स। उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग मैसेज कर सकते हैं, फिर अपन लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप एंजॉयिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।